सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आपके DELED 4th सेमेस्टर के सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के मोस्ट इंपोर्टेंट अतलग उत्तरी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 51 से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हमने टोटल 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का क्या महत्व है? प्रयोगशाला के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विज्ञान शिक्षण बिना प्रयोगशाला के संभव ही नहीं है। वैज्ञानिक तथ्यों की जांच करके ही तथ्यों के सत्य को जाना जाता है। अतः विज्ञान विषय में प्रयोगशाला बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, जो लेबोरेटरी होती है वो चाहे साइंस में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तीनों ही फील्ड्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना हम प्रयोग किए विज्ञान में कुछ सीख ही नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए लेबोरेटरी का होना बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये देखिए 2018 में, 2019 में, 2020 में तीन सालों तक लगातार ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो विज्ञान हम बिना प्रयोगशाला के पढ़ा ही नहीं सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से यही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्राथमिक स्तर की 2 पाठ्य पुस्तकों के नाम लिखिए। तो कलरव, जिसको अब पंखुड़ी और अलग अलग नाम से हम जान रहे हैं, पंखुड़ी है। इसके अलावा इसको हम फुलवारी, वाटिका, अलग अलग नाम रख दिया गया हर क्लास की पुस्तकों का। ठीक है, रेनबो में भी कहीं कहीं स्प्रिंग कर दिया गया इसको। तो जो नाम है वो पाठ्य पुस्तकों का चेंज कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए कलरव और रेनबो है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, मीना मंच के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और बालिकाओं में शिक्षा के प्रति ललक और चेतना का विकास करना, यही है मीना मंच का उद्देश्य। ठीक है, ये भी देखिए लगातार पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 54 है, समय सारणी के 2 प्रमुख लाभ लिखिए अथवा समय सारणी के 2 महत्व बताइए। तो समय सारणी के द्वारा स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, इसका ज्ञान हो जाता है। विद्यालय में कितने अध्यापक तथा कौन अध्यापक किस विषय को पढ़ाता है, इसका ज्ञान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 पर किन्हीं 2 विद्यालयी अभिलेखों के नाम व उनका उपयोग बताइए। तो देखिए, सबसे पहले है लॉग बुक। लॉग बुक में क्या होता है, तो इसके द्वारा विद्यालय विकास के क्रम का ज्ञान होता है। यह एक प्रकार की विद्यालय डायरी होती है जिसमें तथ्यों का विवरण दिया जाता है, जैसे विद्यालय की विशेष घटनाएं, नवीन पाठ्य पुस्तकों, यंत्रों, कोर्स आदि की प्रस्तावना, विद्यालय के कार्य के घंटे, विद्यालय में निरीक्षण हेतु आए अधिकारियों के हस्ताक्षर, ये सारी चीजें होती हैं लॉग बुक में। ठीक है, फिर है स्कूल कैलेंडर। यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ में होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है। इसमें विद्यालयी अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां निश्चित कर दी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग बुक, विद्यालय का जो स्कूल कैलेंडर होता है, ये 2 यहाँ पर अभिलेखों की बात की गई है। इसके अलावा उपस्थिति रजिस्टर होता है, आप लोगों को पता ही है। MDM रजिस्टर होता है। इसके अलावा आप लोगों को पता है ये भी कि बच्चों के लिए क्या होता है, संचयी अभिलेख होता है, जिसमें बच्चों का सारा विवरण होता है। ये भी विद्यालय अभिलेख के अंतर्गत ही आता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, बाल सरकार का गठन विद्यालय में क्यों किया जाता है? तो बाल सरकार का गठन विद्यालय में छात्रों को सामाजिक जीवन का परिचय देने के लिए किया जाता है। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो यहाँ पर अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 है, NCERT के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कोई 2 कार्य बताइए। तो सबसे पहला है स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों का स्वरूप एवं उनके स्तर मान को निर्धारित करना। दूसरा है स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना, जिन्हें हम NCERT की पुस्तकें कहते हैं। NCERT पर बेस्ड पुस्तकें कहते हैं कि क्लास 6 to 12 में किस तरीके की किताबें चलेंगी, किस स्तर के बच्चे कौन सी किताबों को पढ़ेंगे, उनमें किस तरीके का कंटेंट होना चाहिए, ये सब NCERT डिसाइड करता है। 2018 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है ये सब। क्वेश्चन नंबर 58 है, सूचना का अधिकार अधिनियम का क्या उद्देश्य है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को यह अधिकार देना है कि वह किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के अधिकारी से किसी भी सूचना को प्राप्त कर सके, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा मिले, भ्रष्टाचार पर रोक लग सके तथा सरकार और उसके सभी विभाग नागरिकों के प्रति जवाबदेह हों। क्वेश्चन नंबर 59 है, पर्यवेक्षण का क्या उद्देश्य है? तो शिक्षकों,
छात्रों तथा कर्मचारियों की समस्याओं से परिचित होना तथा उनका समाधान करना, विद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में उत्पन्न हुए दोषों का उन्मूलन करना। यानी कि विद्यालय की जो समस्याएं होती हैं पर्यवेक्षण के लिए जब कोई आता है सुपरविजन के लिए, जैसे कि कोई शिक्षक संकुल आ गया या कोई भी आता है, डाइट मेंटर आते हैं, तो जो मुख्य कार्य होता है वो यही होता है कि शिक्षकों की समस्याएं, छात्रों की समस्याएं, जो कर्मचारी विद्यालय में काम कर रहे हैं सभी की समस्याओं से परिचित होना और उनका एक समाधान करना, और जो भी दोष आपको दिख रहे हैं प्रशासनिक ढांचे में विद्यालय के उनको सही करना। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। शिक्षण में उपयोगी किन्हीं दो शिक्षण अधिगम सामग्रियों के नाम हुआ उनका उपयोग बताइए। तो सबसे पहला है चार्ट। चार्ट पेपर का बहुत बहुत उपयोग होता है। तो चार्ट शिक्षण की प्रभावी सामग्री है जो प्रत्यय को स्पष्ट करने में शिक्षक की बहुत मदद करती है। फिर है मॉडल। मॉडल भी प्रभावी शिक्षण अधिगम की सामग्री है। जहां हम जा नहीं पाते हैं उन स्थलों तथा वस्तुओं का मॉडल शिक्षण को जीवंत कर देता है, यानी कि मॉडल बनाना। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS की स्थापना क्यों की गई है? राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS की स्थापना क्यों की गई? तो मुक्त अध्ययन प्रणाली तथा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से समाज के लाभ से वंचित वर्गों को विद्यालयी शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए ही राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान खोला गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। आप देखिए 2018 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। PTA यानी कि अभिभावक शिक्षक संघ अथवा MTA मातृ शिक्षक संघ की बैठक कब सुनिश्चित की गई है? तो प्रत्येक माह के किसी भी शनिवार या रविवार को। ठीक है, या कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार या रविवार को, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है। PTA तथा MTA के सदस्यों का वर्गीकरण कीजिए। तो अध्यक्ष अभिभावकों में से, उपाध्यक्ष प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका, और मंत्री शिक्षक सदस्य होते हैं इसमें। ठीक है, तो अध्यक्ष उसी अभिभावकों में से ही कोई होता है PTA या MTA में, और उपाध्यक्ष प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका, और जो मंत्री होता है इसमें शिक्षकों में से ही जो शिक्षक और होते हैं स्कूल में उनमें उन्हीं में से कोई बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है। विद्यालय श्रेणीकरण क्या है? तो जिस प्रकार बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन के बाद उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है, उसी प्रकार विद्यालयों में बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर के मापन के आधार पर विद्यालय श्रेणीकरण की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। विद्यालय श्रेणीकरण की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, विद्यालय में बच्चों का नामांकन तथा ठहराव बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं। विद्यालय अपनी गुणवत्ता में लगातार संवर्धन करे, इसके लिए विद्यालय से संबंधित सभी क्षेत्र एवं कार्य का अनुश्रवण कर श्रेणीकरण करने की व्यवस्था की गई है, ताकि सभी लोग जो अपना काम है वो अच्छे से करें। स्कूल की जो शिक्षा की गुणवत्ता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो अच्छी मिले, बच्चों का विद्यालय में नामांकन बढ़े। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान में रख करके ये किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना यानी कि NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1995 में। क्वेश्चन नंबर 67 है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 41। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। समुदाय से आप क्या समझते हैं? समुदाय से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, समुदाय शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी समस्या है। यदि विद्यालय को समुदाय का सहयोग प्राप्त हो तो विद्यालय और बच्चों से जुड़ी विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। जैसे समुदाय के किसी डॉक्टर के माध्यम से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना और उनकी आख्या रखना, समुदाय के किसी विशिष्ट व्यक्ति के माध्यम से बच्चों के भ्रमण में सहयोग लेना। अगर समुदाय सहयोग करता है तो विद्यालय कहीं ना कहीं और अधिक तरक्की करता है, और जब विद्यालय तभी तरक्की करता है जब बच्चे तरक्की करते हैं, जब बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा हो, उनका पूरी तरीके से ख्याल रखा जाए, उन्हें पढ़ाई के साथ साथ उन्हें उनके घूमने यानी कि उनको जगह जगह घुमाया भी जाए, टूर भी उनका लेकर के जाया जाए, और भी उनको शैक्षिक भ्रमण भी कराया जाए। ये सारी चीजें जब होती हैं बच्चों के साथ तो बच्चों का मन और लगता है पढ़ने में, और इस तरीके से जो शिक्षा व्यवस्था होती है वो और अच्छा और आगे बढ़ती है, तो विद्यालय अपने आप आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 69 है। विद्यालय के मानव संसाधन कौन कौन से हैं? तो शिक्षक, छात्र एवं समुदाय, इसके अलावा प्रधानाध्यापक भी आप लिख सकते हो इसमें। 2020 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है, और ये प्रश्न आप देखिए 2020-2022 दोनों ही ईयर में पूछा हुआ है। समय सारणी की परिभाषा लिखिए। तो समय सारणी एक चार्ट है जो विद्यालय में किए जाने वाले सभी क्रियाकलापों को दर्शाता है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। समय सारणी एक चार्ट पेपर ही तो होता है। समय सारणी एक चार्ट है जो विद्यालय में किए जाने वाले जितनी भी क्रियाकलाप होते हैं, पढ़ाई के घंटे या जिसमें बच्चे खेल कूद करते हैं, जो बच्चों का मध्याह्न भोजन का समय होता है, ये सारी क्रियाकलाप उसमें दर्शाए गए होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 71 है वित्तीय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो J.F. ब्रैडले के अनुसार वित्तीय प्रबंधन व्यवसाय का वह क्षेत्र है जिसका संबंध पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग एवं पूंजी साधनों के सतर्क चयन से है ताकि व्यय करने वाली इकाई अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 72 है विद्यालय का हृदय किसे कहते हैं? तो विद्यालय का हृदय पुस्तक व पुस्तकालय को कहा जाता है। याद रखिएगा, ये बहुविकल्पी प्रश्नों में बहुत बार पूछा गया। विद्यालय का हृदय हम किसको कहते हैं? तो पुस्तकालय को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है? तो विद्यालय संगठन का उद्देश्य बालकों को ऐसे अवसर प्रदान करना है जिसमें उनकी समस्त जन्मजात शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास संभव हो सके। इसके अतिरिक्त उनकी मूल प्रवृत्तियों का उपयोग तथा शोधन एवं रुचियों का स्वस्थ प्रकाशन तथा परिष्करण हो सके। विद्यालय संगठन का मुख्य उद्देश्य उनका शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक तथा सामाजिक गुणों का विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 74 है ग्राम शिक्षा समिति क्या है? शिक्षा को समुदाय से जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया है। प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया जाता है। ग्राम सभा का प्रधान इस समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ग्राम शिक्षा समिति में जो अध्यक्ष होता है वो ग्राम प्रधान होता है, जो सचिव होता है वो प्रधानाध्यापक होता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुविकल्पीय प्रश्नों में। क्वेश्चन नंबर 75 है विद्यालय अभिलेखों के प्रकार बताइए। तो विद्यालय में मुख्य रूप से सामान्य अभिलेख होते हैं, अध्यापकों से संबंधित अभिलेख होते हैं, विद्यार्थियों से संबंधित अभिलेख होते हैं, उपकरण संबंधी अभिलेख होते हैं और वित्तीय अभिलेख होते हैं। तो ये 5 प्रकार के अभिलेख होते हैं। 2020, 2021, 2022 ये 3 सालों में लगातार ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 76 है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो संस्था के लक्ष्यों के निर्धारण में सहायता मिलती है। निर्धारित लक्ष्यों की समय सीमा के अंदर पूर्ति संभव है। संस्था की आवश्यकताओं की पहचान व उनकी पूर्ति करना संभव होता है। समस्याओं व कठिनाइयों की पहचान होती है व उन्हें दूर करने में मदद मिलती है। उपलब्ध संसाधनों का बेहतर व आधिकारिक सदुपयोग किया जा सकता है। तो संस्थागत नियोजन और प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य आपने देख लिया कि किस तरीके से अगर हम किसी संस्था में नियोजन और प्रबंधन के थ्रू आगे बढ़ते हैं तो संस्था में जो भी लक्ष्य हम डिसाइड करते हैं वो समय सीमा के अंतर्गत पूरे हो जाते हैं और जो कठिनाइयां होती हैं, समस्याएं होती हैं, उनकी पहचान करके उन्हें हम दूर कर पाते हैं और जो भी विद्यालय में या संस्थान में उपलब्ध संसाधन होते हैं उनका हम बेहतर उपयोग कर पाते हैं। तो ये भी देखिए 2 सालों में लगातार पूछा हुआ प्रश्न है, 2020 और 2022 में। क्वेश्चन नंबर 77 है राज्य स्तर पर कार्य करने वाले किन्हीं 2 अभिकरणों का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2 अभिकरणों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए शिक्षा के अधिकरण में 2 स्वरूप है, परिवार, समाज और समुदाय। समुदाय भी एक अभिकरण ही है तथा सभी तरह के विद्यालय दूसरे अभिकरण है। औपचारिक शिक्षा दूसरे अभिकरण तथा अनौपचारिक शिक्षा प्रथम अभिकरण में आजीवन मिलती है। ठीक है, तो परिवार, समाज और समुदाय यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ हमें ये सिखाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं विद्यालय में खेल के मैदान का क्या महत्व है? 2020-2022 में लगातार पूछा हुआ प्रश्न है। तो खेल के मैदान में सभी उम्र के बच्चों के लिए शारीरिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए स्लाइड और झूले संतुलन और समन्वय को बढ़ावा देते हैं। चढ़ाई वाले फ्रेम उनकी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और स्पर्श पैनल हाथ आंखों के कौशल के साथ मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है महिला प्रेरक दल को परिभाषित कीजिए। तो महिला प्रेरक समूह को संवेदनशील बनाने तथा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति जागरूक करने के लिए यह प्रशिक्षण मॉडल तैयार किया जाता है। महिलाओं में नेतृत्व क्षमता व कौशल के विकास के लिए बालक बालिकाओं में विभेद की विचारधारा को समाप्त करने के लिए महिला प्रेरक समूह हर गांव में बनाया जाता है। 2022 में देखिए ये पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं विद्यालय में पर्यवेक्षण की आवश्यकता के 2 कारण बताइए। तो छात्रों की समस्याओं, आधुनिक बाल विकास समायोजना के निदान व उपकरण के लिए कदम उठाना, शिक्षकों की समस्याओं व सहानुभूति पूर्वक समाधान खोजना तथा शैक्षिक विकास में योग देना, शिक्षकों की योग्यताओं के विकास के अवसर प्रदान करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है राज्य शिक्षा संस्थान के कार्यों को बताइए। तो राज्य शिक्षा संस्थान के क्या कार्य हैं? देखिए समितियों तथा परिषदों का निर्माण, तो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करने, पाठ्यक्रम की रचना करने तथा परीक्षा लेने व शिक्षा से संबंधित अन्य कार्यों को करने के लिए राज्य विभिन्न स्तरों पर राज्य कर्मचारियों तथा जनता के प्रतिनिधियों के सहयोग से विभिन्न परिषदों एवं समितियों का निर्माण करता है।
क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं, बाल मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश के प्रमुख कार्य बताइए। तो पहला है शैक्षिक निर्देश देना, दूसरा है व्यक्तिगत निर्देश देना, तीसरा है बाल निर्देश देना और चौथा है व्यावसायिक निर्देश देना। क्वेश्चन नंबर 83 है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के 2 कार्य बताइए। तो देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद बेसिक प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति करता है, उनका स्थानांतरण यानी कि उनका ट्रांसफर, उनका तैनाती ये सब करता है, विद्यालय समय अवधि निर्धारित करता है तथा प्रदेश में बेसिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाली निजी विद्यालयों को भी मान्यता देता है क्लास 1 to 8 के। क्वेश्चन नंबर 84 है, टीईटी का पूरा नाम क्या है? तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 85 है, स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू किया गया? तो स्कूल चलो अभियान 2004 से उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 86 है, सर्व शिक्षा अभियान का गठन किस वर्ष हुआ? तो 2001 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 87 है, SCERT की किन्हीं 4 इकाइयों के नाम बताइए। तो SCERT की इकाइयों में सबसे पहला राज्य शिक्षा संस्थान, फिर है राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, फिर है राज्य हिंदी संस्थान और फिर है राज्य आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान। क्वेश्चन नंबर 88 है, किन्हीं 5 विद्यालयीय अभिलेखों के नाम बताइए। ये पहले भी आप देख चुके हो ऊपर, अध्यापक उपस्थिति पंजिका, छात्र उपस्थिति पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, ग्राम शिक्षा समिति बैठक पंजिका, प्रबंध समिति की बैठक पंजिका। ठीक है, ये सब हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, छात्रों से संबंधित विद्यालय अभिलेखों का नाम बताइए। तो देखिए, MDM पंजिका, छात्र उपस्थिति पंजिका, यूनिफॉर्म वितरण पंजिका, छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, निःशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका, इसके अलावा खेल पंजिका, ठीक है, खेल सामग्री पंजिका, पुस्तकालय पंजिका, ये सब बहुत सारी पंजिकाएं होती हैं विद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 90 है, विद्यालय प्रबंधन से संबंधित किन्हीं 3 समितियों के नाम बताइए। तो ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, मातृ शिक्षक संघ। क्वेश्चन नंबर 91 है, विद्यालय विकास अनुदान के लिए कितनी धनराशि वार्षिक देय है? तो प्राथमिक विद्यालयों के लिए 5,000 वार्षिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 7,000 वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 92 है, विद्यालय रख रखाव के लिए कितनी धनराशि देय है? तो 7,500 रुपए वर्ष में एक बार। क्वेश्चन नंबर 93 है, निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए कितनी धनराशि मिलती है? तो 400 प्रति छात्र प्रति वर्ष मिलती है। अब निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए प्रत्येक बच्चे को एक जोड़ी गणवेश दिया जाता है। आपको पता है कि अब जो है बच्चों के पेरेंट्स के खाते में पैसा डाल दिया जाता है और उनके पेरेंट्स के ऊपर निर्भर करता है कि वो बच्चे का यूनिफॉर्म खरीद रहे हैं कि नहीं, उनका जूता मोजा खरीद रहे हैं या नहीं। और अब सारी चीजें बिल्कुल बदल चुकी हैं, लेकिन जो आपकी किताब में दिया है आपको उसी के अकॉर्डिंग अभी पढ़ना है। ठीक है, जब ये कोर्स में चेंज होगा तभी आपको चेंज वाली चीजें लिखनी होंगी। क्वेश्चन नंबर 94 है, TLM के लिए प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक को कितना धनराशि मिलता है? तो 500 रुपए ये अभी भी मिलता है। हर साल हर एक टीचर को 500 रुपए मिलते हैं TLM की सामग्री खरीदने के लिए। क्वेश्चन नंबर 95 है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों के छात्रवृत्ति के रूप में कितनी धनराशि दी जाती है? तो 1 से 5 तक 300 रुपए और 6 से 8 तक 480 रुपए। और अब ये नहीं मिलता है। ठीक है, अब ये नहीं मिलता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 96 है, विद्यालय प्रबंध समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं विद्यालय प्रबंध समिति में। क्वेश्चन नंबर 97 है, विद्यालय प्रबंध समिति में कुल कितने अभिभावक होते हैं? तो 11 अभिभावक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, विद्यालय प्रबंध समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं जिनमें 11 अभिभावक सदस्य हैं। शेष क्या होते हैं? तो देखिए, जो शेष 4 होते हैं इसमें पहला होता है विद्यालय का प्रधानाध्यापक या विद्यालय की प्रधानाध्यापिका, ठीक है, दूसरा होता है लेखपाल, तीसरी होती है मिडवाइफ या ANM और चौथा होता है प्रधान द्वारा नामित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 99 है, विद्यालय प्रबंध समिति में कितने प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए? तो 50%। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, विद्यालय प्रबंध समिति में अभिभावक सदस्यों का आरक्षण बताइए। तो अभिभावक सदस्य 50% इसमें महिलाएं होनी चाहिए। एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बालक के माता पिता अभिभावक सदस्य होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया 2 पार्ट में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दिया करें दोस्तों। शेयर करने से आपके और भी जो भाई बहन हैं, आपके और भी जो दोस्त हैं, वो आकर के हमसे जुड़ते हैं और क्लासेस का लाभ ले पाते हैं। तो अपने कॉलेज के ग्रुप में फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दिया करिए दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक हमारे, तो प्लीज टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए
और आप बिना मिस किए हमारे सारे क्लासेस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे नोट्स को नहीं देखा है तो हमारे नोट्स को आप 8 के 8 विषयों के नोट्स को अच्छे से आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, और ये सब आप हमारे ऐप से प्राप्त कर सकते हो। हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट से आपको यहाँ पर 8 के 8 विषयों के नोट्स, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के राजन सीरीज पवन सीरीज की पूरी क्लासेस, पूरा का पूरा ही जो आप पीडीएफ देख रहे हो, राजन सीरीज का भी पवन सीरीज का भी हम देते हैं। ये सब चीजें आपको हमारे ऐप में मिलती हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी, और जहां कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा हमारे पास। और यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर हमारा दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।